नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की जो एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। याद रखिएगा, ये जो क्लास है आप सभी के जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की है 25 मई को, उसको टारगेट करके उसके लिए आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में प्रारंभ की जा रही है, जहां आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का और राज्य व्यवस्था का एक क्विक रिवीजन और सब कुछ प्रत्येक पहलू को आपको समझने का अवसर मिलेगा। याद रखिएगा, अगर इससे पहले आपने कहीं भी भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ी है, मान लीजिए नहीं पढ़ी है, फॉर्म डाल दिया है, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए और अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान है, इसकी इम्पोर्टेंस एग्जाम हॉल में कितनी है ये मैं आपको पीवाईक्यू के आधार पर पहले ही करवा चुका हूँ। यदि अगर आपको वो क्लासेस नहीं किए तो कीजिए। 2014 से लगा करके 2024 तक के मैंने पीवाईक्यू करवा दिए गए हैं। इन सभी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई आप जा करके सारी क्लासेस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वहाँ से कितने प्रश्न कब कब पॉलिटी से पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, 2024 में पॉलिटी से 21 प्रश्न आए। कितने? 21। वहीं 2014 से केवल 8 या 9 आए थे। 9 पर ही अटक गई गाड़ी, 8-9 पर ही अटक गई। लेकिन इसके बाद यहाँ तक पहुँचने में लगातार आगे बढ़ता बढ़ता अगर देखा जाए 16 के बाद से, तो लगातार 15 से ऊपर ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, आपसे भी प्रश्न भर भर के पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एग्ज़ाम के लिए आज की इस क्लास को पूरी देखना है, अंत तक देखना है और फिर बताना है कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज का सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय दर्शन से। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, अर्थात हमारा जो संविधान है किन सिद्धांतों पर टिका है, किस आधार पर काम करेगा, इनके ऊपर जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का दर्शन भारतीय संविधान के मूल विचारों और आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है, दर्शाने का काम करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, राज्य बनाना मुख्य लक्षित है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो दर्शन है उसमें मानवाधिकार, लोकतंत्र जो हमारे यहाँ पर है तो उसमें मानवाधिकार को भी लेकर के छूट मिलना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो और सामाजिक न्याय की अवधारणा की प्राप्ति हो सके। न्याय का सिद्धांत भारत में सामाजिक न्याय, जो सामाजिक स्तर पर न्याय मिलेगा, आर्थिक स्तर पर न्याय मिलेगा और राजनीतिक स्तर पर भी न्याय मिलेगा। हमारे संपूर्ण संविधान में इन तीनों बिंदुओं पर आपको देखने को काफी प्रावधान मिलेगा के रूप में स्पष्ट किया गया है। स्वतंत्रता का सिद्धांत व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धार्मिक आधार पर जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसकी बात कर रहा है। समानता का सिद्धांत सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार देने का वचन देता है। बंधुत्व का सिद्धांत राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और अगला जो टॉपिक हम मतलब इसी में कुछ पॉइंट और। भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, का भारतीय गणराज्य का ध्येय वाक्य, उद्देश्य क्या बताती है? गणराज्य का ध्येय वाक्य प्रदर्शित करती है। साथ ही लोकतांत्रिक संरचना हमारे जो भारत की है उसको परिचय दे रही है कि हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान में किस तरीके की प्रणाली, लोकतंत्र किस तरीके का होगा। भारतीय संविधान का दर्शन संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने का प्रयास करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक इस दर्शन के सिद्धांतों को लागू किया गया है। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात राज्य का कोई भी धर्म से कोई वास्ता नहीं। ऐसा नहीं कि भैया किसी एक धर्म को विशेष मानेगा, नहीं, हम सभी धर्म को इक्वल मान के चलते हैं। विश्व के लगभग 8 धर्म हैं। 8 धर्म को भारत में लालन पोषण करने का अवसर मिल रहा है, पनपने का अवसर है और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना
अनिवार्य है। यानी कि आप जो सम्मान प्रदर्शित कर रहे हो वह सभी धर्मों के लिए एक सम्मान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक धर्म के लिए सम्मान कम कर रहे हो और एक में ज़्यादा कर रहे हो सम्मान, ऐसा नहीं है। ये सम्मान आपको पुरस्कारित करने के लिए है, और ये सम्मान जो नॉर्मल वाला सम्मान है ये उसकी बराबरी की बात कर रहा है, और वह सम्मान है। आधा में और जुड़ेगा। संविधान की मुख्य विशेषता: संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रीय एकता पर आधारित हमारा भारतीय संविधान आगे की ओर बढ़ रहा है, और हमारा यह अनोखा संविधान किसी से कमजोर नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषताएं देखिए, जरा विशेषताओं को भी समझ लीजिए। लिखित संविधान हमारा भारत का, जी हाँ बिल्कुल, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें सभी नियम, कानून और विस्तृत सिद्धांत का वर्णन किया गया है। संविधान की लंबाई, जी ये भी बहुत अच्छी विशेषता है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे संविधानों में से एक माना जाता है, जिसमें लगभग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, 450 अनुच्छेदों को 450 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से 450 हो रहे हैं, लेकिन नंबरिंग की दृष्टि से अगर नंबरिंग करी जाए तो आज भी अंतिम जो अनुच्छेद हमारा हुआ 395 है। कितना है? 395। संविधान का लचीला और कठोर रूप: भारतीय संविधान में लचीला और कठोर दोनों ही प्रकार के प्रावधान देखने को मिलते हैं। कुछ भागों को संसद द्वारा आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधित करना अति कठिन होता है। बहुत ही कठिन प्रक्रिया अपनाई गई। संप्रभुता, जी हाँ, हमारे भारत सरकार क्या है? संप्रभु है, किसी के अधीन नहीं है, वह खुद निर्णय ले सकती है। अभी जिस तरीके से आप देश में हलचल देख रहे हैं उसके पीछे भी क्या है? हमारी संप्रभु सरकार जो निर्णय लेगी वही अंतिम होगा। अर्थात भारत एक स्वतंत्र है और आत्मनिर्भर देश है। संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था अनोखी है। पूरे विश्व में अलग तरीके की जो संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर जो राज्य जो है, केंद्र उसके ऊपर प्रभुत्व बना रखता है राज्य के ऊपर, लेकिन यह भी संघीय राज्य जो इनके बीच में संतुलन बनाने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बनाने के लिए दर्शाया गया है। यानी हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था कैसी है? एक अनोखी व्यवस्था है। याद रखिएगा, हमारी जो संघीय व्यवस्था में जो संघ से अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। समानता का अधिकार: भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है और जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। असंवैधानिक घोषित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर बात कर ले, ढांचा में लोकतांत्रिक ढांचा क्या है भैया हमारा संविधान का? तो वह है, हमारे देश में भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक ढांचा को अपनाया गया है, जिसमें संसद और राष्ट्रपति दोनों के जो है चुनाव के माध्यम से चुनाव होता है। संसद में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राज्यसभा को राज्यों के द्वारा चुन करके भेजा जाएगा, जबकि लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सांसद हैं सारे के सारे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और दोनों ही सभा के जो निर्वाचित सदस्य है वह और राज्यों के जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। यानी कि हमारा भारतीय संविधान में चुनाव लोकतांत्रिक रूप से चलने वाली पद्धति को अपनाया गया है। सबसे अनोखी विशेषता भारतीय संविधान की है वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका के लिए भी अलग से वर्णन कर दिया गया है। भारतीय संविधान में यह भी अनोखा प्रावधान किया कि भैया न्यायपालिका किसी सरकार के अधीन रह के कार्य नहीं करेगी, बल्कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी, स्वतंत्र रहेगी, ताकि वह इंडिपेंडेंट रह करके सरकार के अगर गलत निर्णय है तो उनका मूल्यांकन कर सके। संविधान के माध्यम से नहीं है, नागरिक हित में नहीं है तो उनको जीरो घोषित किया जा सके। मूल अधिकार: यह भारतीय संविधान जो मूल अधिकार है वह प्रदान करता है कि उनको जो नागरिक हैं उनको अधिकार प्रदान करता है, और सरकार पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है कि सरकार तुम नागरिकों के इन अधिकारों का हनन नहीं करोगे, अगर करते हो तो स्वतंत्र न्यायपालिका है वह तुम्हारी पिटाई करेगी। धर्मनिरपेक्षता: यहाँ पिटाई से मतलब कोई मारपीट नहीं करेगा, मतलब आपको वह आड़े हाथों लेगी और आपने जो भी कदम उठाए उनको शून्य घोषित कर देगी। धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करता है। या
पंथ निरपेक्षता को स्थापित करता है, जिसमें राज्य को किसी भी धर्म का पक्ष लेने का अधिकार नहीं है। हमारा जो राज्य है, राज्य का मतलब है भारत सरकार, राज्य का मतलब भारत सरकार से है। यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं देती है। क्यों? क्योंकि सभी धर्म को इक्वल मानने का हमारे संविधान में सिद्धांत दिया गया है। सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान बनाए रखना होता है। समाजवादी सिद्धांत, भारतीय संविधान समाजवादी सिद्धांतों को भी मान्यता देता है, जिसमें गरीबों और वंचितों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की कोशिश की गई है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा संविधान का अधिनायकत्व। यह बहुत ही बढ़िया अधिनायकत्व अगर शब्द आ जाए समझना डीपीएसपी की बात कर रहा है, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है संविधान में लिखा क्लियर कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के हित के लिए कार्य करे और नागरिकों को सामाजिक समानता के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर न्याय देने के काम करना और नागरिकों के भले मतलब उनके हित में कार्य करेंगे, ना कि उनके ऊपर किस तरह का आक्षेप लगाएंगे। याद रखना डीपीएसपी को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इनको आप चैलेंज नहीं करते हो। राज्य सरकार चाहे तो करे या ना करे। ऐसे ही जो आपका मूल कर्तव्य है, ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसे भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से स्रोत देखिए, कहाँ कहाँ से हमने भारतीय संविधान को लिया और कैसे क्या किया। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अनेक देशों से संविधानों का गहन अध्ययन कर उनमें सर्वोत्तम तत्वों को शामिल किया। अर्थात जो हमारे संविधान निर्माण की जो संविधान सभा थी, उनकी जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे वह और उनके सदस्य, उन्होंने मिलकर विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा। पढ़ने के बाद में उनमें देखा कि भैया कौन सा हमारे देश हित में है प्रावधान, उसको लिया। अगर उनमें कुछ संशोधन करना पड़ा, हमारे देश हित में बनाना पड़ा, तो उसको बनाया गया और बनाने के बाद में आपके समक्ष पेश किया गया। अर्थात जो प्रावधान हमारे संविधान में विभिन्न देशों के माध्यम से लाया, तो वहाँ पहले उनको पढ़ा, उनसे रीडिंग की। वह हमारे देश के हित में पूरा तो रहेगा नहीं, वो उनके देश के नागरिकों के हित में बनाया गया, तो हमने उसमें संशोधन करके हमारे यहाँ के जो माहौल है उसके मुताबिक बनाया गया। भारतीय संविधान की संरचना में ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, कनाडाई, ऑस्ट्रेलिया, रूस जो रूसी है और जर्मन जैसे देशों के अनेक संविधानों की विशेषताएं शामिल हैं। अगर हम बात कर ले ब्रिटेन की, तो हमारे संविधान में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली जो लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से चलता है उसको अपनाया गया। विधायिका की सर्वोच्चता, कानून का शासन, लॉ ऑफ रूल, कैबिनेट प्रणाली, ये 4-5 ऐसी विशेषता हैं जो ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किया है। तो ध्यान देना, संसदीय प्रणाली, विधायिका, कानून सर्वोच्च, कानून के ऊपर कोई नहीं है, और कैबिनेट प्रणाली ये कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो बना वो कहाँ से? अमेरिका से आया है। लिखित संविधान की परंपरा, अब लिखित संविधान के यहाँ से क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में मौखिक संविधान है। आयरलैंड से प्राप्त तत्व बहुत महत्वपूर्ण, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राष्ट्र और साथ ही साथ राष्ट्रपति का नामांकन, राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान। उपराष्ट्रपति का कहाँ से है? अरे अमेरिका से। जबकि राष्ट्रपति के नामांकन की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का नामांकन कैसे होगा, वह आयरलैंड की ज़्यादा सही थी, तो आयरलैंड से हमने भारत के अनुसार लिया। साथ ही वहाँ से जो राष्ट्रपति अपने पद से परित्याग करते हैं, तो इसका प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से 2 चीज़ मुख्य है, एक तो राष्ट्रपति के नामांकन कैसे अप्लाई करेंगे राष्ट्रपति के लिए वो, और साथ ही साथ वो कैसे अपने पद से त्याग दे सकते हैं वो बात। दूसरा जो हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह भी लिया गया है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, उनके वहाँ केवल 8 जो डीपीएसपी जो है 8 है, जबकि हमारे यहाँ पर आपको अनुच्छेद 36 से लगा करके कहाँ तक जाना पड़ेगा? 51 तक आना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव है। कनाडा से प्राप्त तत्व, कनाडा से क्या क्या प्राप्त किया? संघीय प्रणाली, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। यह अनोखी विशेषता कनाडा में भी देखने को मिलती है और भारत में भी। केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की नियुक्ति, महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान
कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त यह भी महत्वपूर्ण है, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, जिसमें समवर्ती सूची की जो बात करता है वह हम जो ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में दोनों के लिए शक्तियां दे दी। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है, साथ ही व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता याद रखना, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है इसके 2 जगह से प्रावधान हमने एडॉप्ट किए हैं, एक तो अमेरिका से और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों जगह स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो हमने दोनों जगह का देख करके हमारे संविधान में अपनाया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया भैया, तो ये आपातकालीन शक्तियां जो कि हमारे यहाँ पर इमरजेंसी के रूप में यूज की जाती हैं, उनकी ली गई है जर्मनी। रूस, पूर्व सोवियत संघ, जो सोवियत संघ है, वहां से हमने समाजवाद की अवधारणा, 5 वर्षीय योजना जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ से ली, तो ये रूस से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त तत्व, दक्षिण अफ्रीका से कौन से तत्व प्राप्त किए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान की प्रस्तावना में सार्वजनिक भागीदारी, यह अति महत्वपूर्ण है। हमने प्रस्तावना अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित होकर लिया, लेकिन वहां संविधान की जो प्रस्तावना है वह उसमें सभी लोगों की भागीदारी है, सभी की बात की गई। वह कहां से लिया, वह लिया है दक्षिण अफ्रीका से। और संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से है, तो वह है दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह ली गई, जो कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। फ्रांस से प्राप्त तत्व, बहुत बढ़िया, फ्रांस का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श हमने जो कि हमारी प्रस्तावना में प्रस्तावित है उसमें प्रतिध्वनित होता है, दिखाई पड़ता है, यह हमने फ्रांस से लिया है। साथ ही भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि वह बेस्ट पिक एंड यूज मॉडल, बेस्ट पिक एंड चूज मॉडल पर आधारित है, जहां से जो सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारतीय संदर्भ में ढालकर अपनाया गया है। अर्थात हमने इतने सारे विश्व के देशों के संविधान पढ़ा और वहां से हमें जो लगा बेस्ट उसको उठाया और उसको भारतीय संविधान में तब लिखा गया, तब अपनाया गया जब वो भारतीय परिदृश्य के अकॉर्डिंग है। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो उसको उसके मुताबिक बनाया गया, उसमें संशोधन किया गया, उसके मुताबिक प्रावधान ऐड करके उसको लिखा गया है। तो बेस्ट पिक एंड चूज मॉडल भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है, इसीलिए तो विश्व के सबसे अनोखे संविधानों में से एक संविधान माना जाता है। अगला टॉपिक हमारा उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रियम्बल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो संविधान की उद्देशिका, संविधान की आत्मा कही जाती है। क्या कही जाती है, आत्मा कही जाती है। यह संविधान की भावना, लक्ष्य और दृष्टिकोण तीनों को ही व्यक्त कर देता है। एक पेज में लिखी यह प्रियम्बल पूर्णतः सभी की व्याख्या कर देता है। अगर आपने प्रियम्बल की क्लास नहीं की तो जाकर के कीजिए। एनसीईआरटी क्लास 9th की सेकंड पार्ट, जो कि पूर्णतः किस पे डिपेंड है, मैंने उसको पूरी तरीके से कवर करवा रखा है। वो किस पे करवा है, उद्देशिका को एक एक शब्द का मैंने विश्लेषण करवा रखा है। तो आपसे निवेदन है एनसीईआरटी के क्लास 9th की जो सेकंड पार्ट है वो जाकर के अवश्य देखिए। इसमें यह घोषित किया गया कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। उद्देशिका में सभी नागरिकों को क्लियरली बात कर दी गई कि उनको न्याय दिया जाएगा। कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, न्याय मिलेगा आपके साथ, अन्याय नहीं होगा। आर्थिक रूप से भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, चुनाव लड़ने के लिए आपके साथ कोई रोक टोक नहीं होगा। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समानता और बंधुता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। यह संविधान का प्रस्तावनात्मक भाग है, लेकिन यह विधिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। कौन है, जनता है, हम भारत के लोग। तो हमारा जो संविधान है
उसमें सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? क्या सरकार है? नहीं है। क्या संविधान है? नहीं है। क्या न्यायपालिका है? नहीं है। क्या राष्ट्रपति है? नहीं है। कौन है? भारत के लोग जो हैं वह अंतिम स्रोत हैं, वो स्रोत माने जाते हैं, वह है भारत के लोग। भारत को एक ऐसा राज्य बनाने की भावना जो कि हमारे उद्देश्य का मिली कि वह है समाज के सभी वर्गों को न्याय जो है वो पूर्ण रूप से मिले, उनके साथ अन्याय ना हो, सभी को समान रूप से न्याय मिल सके समाज में। इस तरीके से हमारे संविधान की जो उद्देशिका है वह इसको भी वर्णित करती हैं। उद्देशिका और भी कुछ कहती है कि हमारा भारत कैसा है, एकता और अखंडता को बनाए रखने पर बल देता है। तो हमारा भारत जो है उसमें संविधान की उद्देश्यता में क्लियर लिखा है एकता और अखंडता के बारे में। याद रखना, केशवानंद भारतीय केस बनाम जो 1973 की थी, उसमें सर्वोच्च केरल का जो मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। क्या बोला? अभिन्न अंग है। अब ये अगर अभिन्न अंग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। यह उदाहरण कैसे आती है? मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में कहा गया कि उद्देशिका संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या उदाहरण? भारतीय संविधान में जो केशवानंद भारतीय केस जो था 1973, उसमें हमारे सामने आई थी, और तब से सरकार जो एक तरफा चाहे जो काम कर सके उस पर अंकुश लगाई गई। उद्देशिका भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है। हमारा संविधान के अंदर क्या क्या चलने वाला है, किस किस आधार पर हमारा संविधान काम करने वाला है, क्या क्या बिंदु हैं, उन सभी का सारांश एक पेज में लिखा हुआ है। यह संविधान की भावना और दिशा को स्पष्ट रूप से दिखा देती है कि हमारा संविधान का दृष्टिकोण क्या रहने वाला है, और संविधान निर्माताओं की जो सोच, उनके जो सिद्धांत, उनकी जो अग्रगामी सोच थी वह भी वर्णित करती है। उद्देशिका भारत को एक समावेशी, न्यायपूर्ण और समान समाज की बनाने के लिए जो प्रेरणा है वह देते हुए दिखाई पड़ती हैं, जो कि हमारा संविधान में एक एक आगे